for small deformation or within the elastic limit, और उसी को हम बोलते हैं within elastic limit. सबकी एक इलास्टिक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा नहीं होल्ड कर पाएगा. कोई भी ऐसा नहीं है मटेरियल की कितना भी फोर्स अप्लाई कर दो और वो मेंटेन करता ही जाएगा, ऐसा नहीं है. तो ये हुक्स लॉ वैलिड है फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन. स्मॉल डिफॉर्मेशन इन द सेंस, फिर से मैं बता दूं, 1 मीटर के वायर को खींच के 2 मीटर का कर देंगे, वहां पे हुक्स लॉ वैलिड नहीं है. वैसे केसेस में नहीं होता है, और ऐसा होगा भी नहीं कि 1 मीटर जो वायर है बिना टूटे हुए 2 मीटर का हो जाए, ऐसा कुछ होगा नहीं. ये तो थ्योरेटिकल चीज है. So practically Hooke's law is valid for a small deformation or within the elastic limit. Within the elastic limit, stress is directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain. किसी भी मटेरियल में जो स्ट्रेन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस होगा. मतलब जितना ज़्यादा हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, जितना ज़्यादा फोर्स पर यूनिट एरिया होगा, उतना ज़्यादा वो डिफॉर्म होता जाएगा. परसेंटेज डिफॉर्मेशन उसमें उतना ज़्यादा होगा. तो इनका कहना है कि जो स्ट्रेस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. सो स्ट्रेस इज इक्वल टू ई, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ई टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन. सिग्मा इज इक्वल टू ई टाइप्स ऑफ एप्सिलॉन. This E is called modulus of elasticity. Modulus of elasticity. This is called modulus of elasticity. E is called modulus of elasticity. And this modulus of elasticity किसके ऊपर डिपेंड करता है? It depends on material. It depends on material and temperature. ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, एक कांस्टेंट है, जिसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है उसको डिफॉर्म करने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा या कम? क्या बोलते हो? यह है कि अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है किसी की, तो सपोज करो कि 1% डिफॉर्मेशन ही मुझे क्रिएट करना है. कई सारे मटेरियल के लिए अगर देखते हैं, मान लो मुझे 1% डिफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए अगर मैं इसको कांस्टेंट कर देता हूं तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा? स्ट्रेस इज इक्वल टू ई. मतलब कि अगर सेम डिफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए जिस मटेरियल में जितना ज्यादा मॉडुलस होगा उसमें उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. जिस मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो डिफिकल्ट टू डिफॉर्म होगा, या फिर हम क्या बोलेंगे, वो मटेरियल उतना ज्यादा इलास्टिक होगा. हायर द मॉडुलस हायर द इलास्टिसिटी, लोअर द मॉडुलस लोअर द इलास्टिसिटी. हायर मॉडुलस डिफिकल्ट टू डिफॉर्म. हायर मॉडुलस मींस डिफिकल्ट टू डिफॉर्म. कि हमें कंपेयर करना होगा कि भाई दो मटेरियल में से कौन सा स्ट्रांग है. कंपेयर करने के लिए कौन सा मटेरियल स्ट्रांग है. स्ट्रांग का मतलब क्या है भाई? फोर्स वो झेलता जाएगा जितना भी हम फोर्स, मतलब जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा वो उतना स्ट्रांग मटेरियल होगा. समझे? तुम्हें ऐसे क्वेश्चन आएगा, दिया रहेंगे 2 3 4 मटेरियल दिए रहेंगे, उनके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिए रहेंगे, वहां से बताना होगा कि बताओ कौन सा मटेरियल स्ट्रांग है, कौन सा मटेरियल वीक है, कौन सा इलास्टिक है, कौन सा प्लास्टिक है. तो वो सब कैसे जज करेंगे? वो सबका जो क्राइटेरिया है वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. समझे? एंड मॉडुलस ऑफ जो इलास्टिसिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होगा. टेम्परेचर, टेम्परेचर के बारे में बताओ. अगर हाई टेम्परेचर पे सेम ऑब्जेक्ट होता है तो उसको डिफॉर्म करना इजी या डिफिकल्ट है? क्या बोलते हो? इजी. इजी. तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? डिक्रीज. डिक्रीज. डिक्रीज हो जाएगा ऑब्वियसली. हाँ, टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो सारे जो है वो डिक्रीज कर जाएगा. तो ये तो हुक्स लॉ हो गया. तो अगर हुक्स लॉ है तो फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. सर हाँ बोलो. सर हुक्स लॉ जो हम लोग पहले पढ़े थे, K इक्वल टू वही चीज F है, इक्वल टू माइनस KX. वैसे ही है. वहां पे भी क्या है, फोर्स के लिए और स्प्रिंग के लिए था. स्प्रिंग के लिए, ये जनरल किसी भी मटेरियल के लिए है. तो सर हुक्स लॉ एक हर ऑब्जेक्ट स्प्रिंग के लिए के लिए वैलिड है. सिर्फ वैलिड होता है या सर सब ए के लिए वैलिड होगा? क्या क्या?
सर हुक्स लॉ सिर्फ स्प्रिंग के लिए वैलिड है या सर सब प्रॉपर्टी? स्प्रिंग के लिए अलग है, सबके लिए, सबके लिए है, सबके लिए। स्प्रिंग के लिए ऐसा डिफॉर्मेशन वगैरह की कोई वो नहीं है, स्प्रिंग का अलग है, F इक्वल टू के एक्स। स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन की कोई हमारे पे ऊपर कंडीशन इंपोज नहीं है। यहाँ पे जो है डिफॉर्मेशन, छोटे मोटे डिफॉर्मेशन के लिए वैलिड है। सर ये हुक्स लॉ का स्टेटमेंट जो पहला लाइन है उसको एक बार समझा दीजिए ना। फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन और विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लार्ज डिफॉर्मेशन के लिए ऐसा वैलिड नहीं होता है। सर इलास्टिक लिमिट मतलब? इलास्टिक लिमिट मतलब जब तक वो इलास्टिक है, एक लिमिट होती है, जब तक वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है, उसके बाद जो है वो फॉलो नहीं करता है। थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हैं, वो स्ट्रेच होता ही जाता है, स्ट्रेच होता ही जाता है। तो इलास्टिक लिमिट मतलब कि वो लिमिट जहां तक हम अगर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें तो अगर रिलीज कर देते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाए, वो होती है इलास्टिक लिमिट। ठीक है, ऐसा टाइप का है कि भाई किसी को इतना इतना मारो पीटो कि वो जो है अपना वो शेप रिगेन कर ले कुछ टाइम के बाद, है ना। उसको मार पीट दिया गया, थोड़ा बहुत स्क्रैच स्क्रैच है वो सब गायब हो जाएगा। अब मान लो इतना ही मार दिया कि परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, हाथ ही टूट गया या ऐसे ही हो गया, तो वो इलास्टिक लिमिट से बाहर चला गया उसके। वैसे ही मटेरियल का होता है कि हम फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हैं वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है, तब तक तो ठीक है। फोर्स अप्लाई करने के बाद स्ट्रेन हम कम करेंगे, स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो इलास्टिक लिमिट मतलब सबके लिए अलग अलग होती है, समझे। तो यस सर। फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हमने हुक्स लॉ डिफाइन किया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिफाइन किया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डिफाइन किया। अब फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन अगर हम इसको रिलीज करेंगे तो जो सिग्मा एल है, सिग्मा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन एल। सिग्मा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन एल। सिग्मा एल प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो आएगा, दैट मॉडुलस इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दिस इज कॉल्ड Young's modulus of elasticity। कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को जो मेजर करेगा या जो वहां पे इन्वॉल्व होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब किसी वायर का जो है वो यंग्स टाइप का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा, दैट इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अगर हम इसको वाई ऐसे लिख लेते हैं, जैसे सिंपल अब थोड़ा सा इसको अप्लाई करें कि कोई फोर्स सर है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में डिफरेंस ये, एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक टाइप है, ऐसे अभी बहुत सारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं, ऐसे जो है बहुत सारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं। अभी और भी टाइप के स्ट्रेस आएंगे तो और भी टाइप के स्ट्रेन आएंगे, तो और अलग अलग टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएंगे। ठीक है, ये तो सिर्फ एक टाइप का लॉन्गिट्यूडनल की डिफरेंस नहीं होगा, है। प्रॉपर्टी में कुछ डिफरेंस नहीं होगा। नहीं, प्रॉपर्टी में डिफरेंस नहीं होगा, ये सिर्फ अभी लॉन्गिट्यूडनल के लिए है। स्ट्रेस चेंज होगा तो मॉडुलस भी चेंज होगा। तो जैसे मान लो कि इसी केस में हमें सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना। कि फोर्स अप्लाई किया, इसमें कितना चेंज इन लेंथ हुआ, फोर्स अप्लाई किया और इसमें चेंज इन लेंथ कितना हुआ। हाँ सर ठीक है। ये वायर था, वायर के ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया और इसकी जो लेंथ एल है, इसका यंग्स मॉडुलस वाई है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका मास स्मॉल एम है। इसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड द इलोंगेशन इन द वायर, फाइंड इलोंगेशन इन वायर। किस वायर का जो है इलोंगेशन कितना होगा, इस वायर का इलोंगेशन कितना होगा। तो
इलोंगेशन कितना होगा, तो वो हमें स्ट्रेस पता है भाई, फोर्स अप्लाई किया, और ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम है, स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच हो के बाद ये तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो जो इंटरनल फोर्स है किसी भी पॉइंट पे, मान लिया कि हम ऐसे बोल देते हैं कि ये डिफॉर्म हुआ, कुछ डिफॉर्म हुआ। अब इसमें ये बताओ कि क्या इंटरनल फोर्स हर पॉइंट पे सेम होगा या डिफरेंट होगा? इंटरनल फोर्स, कोई ऐसे बोलता है कि इंटरनल फोर्स इज यूनिफॉर्म, और ऐसा बोलता है कि स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म, तो क्या होगा? स्ट्रेस इसमें यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? सर मतलब एट एवरी पॉइंट? एट एवरी पॉइंट, हाँ। अरे सर कहीं, यूनिफॉर्म होगा। सर तो यूनिफॉर्म। अरे इंटरनल जैसे सर टेंशन फाइंड करते हैं, लॉज ऑफ मोशन, क्या करना है यहाँ पे? इंटरनल फोर्स मतलब टेंशन ही तो होता है। तो यहाँ से अगर हम कोई भी सेक्शन लेते हैं, कोई भी सेक्शन ले, उस सेक्शन पे देखेंगे ये तो कहीं एक्सलेट नहीं हो रहा है। तो एवरी पॉइंट पे T इज इक्वल टू F। जब हर पॉइंट पे टेंशन सेम है, इंटरनल फोर्स सेम है, तो एरिया भी सेम है। जब एरिया सेम है तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेस भी यूनिफॉर्म होगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई स्ट्रेस, ऐसा स्टेटमेंट दिया रहेगा, स्ट्रेस इन द वायर इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलोगे? स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म, यस। स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म। पूरे वायर में सेम स्ट्रेस है, पूरे वायर में सेम स्ट्रेस है, सेम स्ट्रेस है मतलब स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म। और वो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, रिस्टोरिंग इंटरनल फोर्स। बट इंटरनल फोर्स क्या है? वो इक्वल है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया। यहीं पे किसी को कंफ्यूजन होता है, हमेशा वो सोचता है बाहर वाला फोर्स है, बाहर वाला नहीं है, अंदर वाला फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है। बट इस केस में गलती से T इज इक्वल टू F हो गया। फिर अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ पे लिख लिया कि भाई चलो F बाई ए हो गया, और ये y हो गया, और स्ट्रेन डेल्टा L बाई एल हुआ। सो व्हाट इज डेल्टा L? चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा? डेल्टा L इज इक्वल टू एफ एल बाई ए वाई, एफ एल बाई ए वाई। अब यहाँ पे जो दिया होगा ये वैल्यूज कि यार चलो फोर्स मैंने 20 न्यूटन अप्लाई कर दिया, वायर की लेंथ 1 मीटर है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो रेडियस है वो 4 मिलीमीटर है, 5 मिलीमीटर है, यंग्स मॉडुलस जो है गिवन है, तो फाइंड कितना इलोंगेट होगा वायर। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे, वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे। जनरली जो भी मटेरियल है, एनसीईआरटी में डेटा वेटा देखोगे, यंग्स मॉडुलस जो होता है वो 10 टू द पावर 5 के ऑर्डर का होता है। जो सॉलिड्स जो होते हैं यंग्स मॉडुलस, वो 10 टू द पावर 5 के ऑर्डर का होता है। 10 पावर 5 के ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि हम इसको पुट करते हैं, इसमें पुट करोगे तो जो इलांगेशन होगा, मतलब ऐसा स्ट्रेन को बहुत ज्यादा ये नहीं सोचना है कि स्ट्रेन मतलब तुरंत एकदम वही 1 मीटर के वायर को 2 मीटर कर दिया, वैसा होगा नहीं। मतलब अगर 1 मीटर का है तो 2-4 सेंटीमीटर हो जाए बहुत ज्यादा है, 2-4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इतना डिफॉर्म हो जाए, इतना ही डिफॉर्मेशन होता है। हाँ, उससे ज्यादा डिफॉर्मेशन हम क्रिएट करने जाएंगे तो वो वायर स्ट्रेच नहीं होगा, वो वायर जो है ब्रेक हो जाता है, वायर ही ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा वो। तो ये हमने ऐसे फोर्स की वैल्यूज अगर गिवन होंगी तो इसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज का जो कंटेंट है, आज का कंटेंट प्योरली थ्योरेटिकल है, ठीक है, थ्योरी टाइप का है। कि मटेरियल क्या है, स्ट्रेस क्या है, कौन सा कम या ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको थोड़ा न्यूमेरिकल इसके ऊपर करेंगे।